रेजो निवृत्ति आज का टॉपिक जैसे है मेनोपॉज है, उसका आयुर्वेदिक कोरिलेशन जो है रेजो निवृत्ति। ओके, तो इसको जो हमने जो स्टार्टिंग क्लासेस में जैसे जो आर्थो के रिलेटेड जो क्लासेस शुरू कर रहे थे उसी टाइम में हमने स्त्री की जो एज कैटेगराइजेशन है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वो भी पढ़ा था, जैसा बालावस्था, वृद्धावस्था, ये सब जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है वो भी पढ़ा था। याद है आप लोग को? क्योंकि ये सेम एज वाया क्लासिफिकेशन जो है शायद कॉमर में भी आते हैं आपका। ओके, तो उसमें जो वृद्धावस्था बोला था, ओके, तो वृद्धावस्था जो है वो वी कैन कोरिलेट टू जो मेनोपॉज पीरियड जो है, मतलब मध्यमा एज जो है वो जहाँ पे एंड होता है और जो बिगिनिंग ऑफ वृद्धावस्था, ये दो एज की जो जंक्शन है ये होता है अपने मेनोपॉज, मतलब मध्यमा अवस्था तक जो है वो हम नॉर्मली फर्टाइल पीरियड मानते हैं। जैसा अपने वो श्लोक में पढ़ा था 12 एज से लेके 50 तक जो उम्र है उस टाइम में फीमेल बॉडी जो है फर्टाइल समझते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव लाइफ बोलते हैं उसको, ताकि उस टाइम में जो मेंस्ट्रुएशन वगैरह है रेगुलरली होता है। और ये जो एज जैसे धीरे धीरे कम होते जा रहा है और वृद्धावस्था शुरू होते हैं फिर वो बंद होने लगते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली जो पीरियड है वो 30 to 50 जो है उसको अधिरूढ़ा भी बोलते हैं। और वृद्धावस्था जो है यूजुअली अकॉर्डिंग टू जब अपनी आयुर्वेदिक क्लासिक के हिसाब से देखें तो 50 ईयर्स है, मगर जब क्लिनिकली देखें तो इट्स नॉट नेसेसरी कि 50 साल में ही मेनोपॉज हो जाए। बहुत ही सारा जो लेडीज है जिनका 50 के बाद क्या 60 के बाद भी मेंस्ट्रुएशन कभी रेगुलर रहते हैं। ओके, तो 50 में तो इतना ज़्यादा नहीं देखते क्लिनिकली, 55 या मतलब उस एज के रिलेटेड आजकल देखने मिलते हैं। जैसे 12 साल के बोलते हैं कि बच्चे को जो मेनार्के होते हैं, मगर क्लिनिकली जब आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसा है जिनमें उससे पहले भी होते हैं और कुछ केसेस ऐसा है उसमें से डिले भी होता है। तो इट्स नॉट ए फिक्स एज और समथिंग, यहाँ पे आगे पीछे हो सकता है। ओके, जैसे आजकल के इसमें आपको जल्दी दिखेंगे मेनार्के जो है वो जल्दी दिखेंगे और मेनोपॉज जो है वो भी थोड़ा सा डिलेड है। ओके, वैसा प्रीमेच्योर मेनोपॉज वगैरह है वो थोड़ा सा अलग कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, मगर बहुत सारे केसेस में आपको 50 के बाद भी मेंसेस जो है वो दिख जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आयुर्वेद के हिसाब से क्या बताया, एक तो योग रत्नाकर के हिसाब से एक वर्ड उन्होंने यूज किया वो है, वो जो लेडी है 50 के बाद जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, मतलब उनमें जो है सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखेंगे तो वो अनफिट होता है। ओके, तो वो वर्ड यूज है सुहृदोत्सव वर्जिता। ओके, तो वो वर्ड जो है योग रत्नाकर और भाव प्रकाश दोनों ने एक्सप्लेन किया है। सुहृदोत्सव वर्जिता ये टर्म जो है जब हम मॉडर्न पढ़ेंगे उससे थोड़ा सा रिलेटेड होता है। ओके, वो मैं बताऊंगा आपको। तो वाया क्लासिफिकेशन जैसे हमने आर्थो के बारे में मेनार्के मेनोपॉज एक ही श्लोक में पढ़ा था, वहाँ पे जो सेकंड पोर्शन है याति पंचशत क्षयम, पंचशत मीन्स 50 और क्षयम मीन्स वो जो है मेनोपॉज जो है वो बंद हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। ओके, और एक रेफरेंस है संस्कृत के रेफरेंस है, देखो यहाँ पे देखो, तद वर्षात द्वादशात काले। ओके, वर्तमानम अस्रक, इट्स मस्रक लिखा है एक्चुअली, अस्रक पुनः जरापक्वान शरीराणाम याति पंचशतक्षय। ओके, यहाँ पे ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जरापक्वा शरीराणाम, मतलब जैसे एज के हिसाब से पक्को, आपको पता है पक्को वेट का मतलब क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म वगैरह हो रहे हैं, ये सारी चीज को हम पक्को बोलते हैं। किस चीज से पक्को हो गया है? जरा पक्वा, मतलब एज के हिसाब से जैसा उम्र बढ़ता है उसी से पक्को होके शायद किस चीज की हो गया, शरीराणु। ओके, शरीर का जो पक्का हो गया उम्र के हिसाब से, और वो पंचशतम क्षय, 50 तक वो है क्षय हो जाएंगे। शुरुआत कब हुआ? तदवर्षात द्वादशात काले। ओके, उसके बाद वर्तमान मस्रक पुनः, उसके बाद वो है रेगुलर फ्लो रहेंगे और जैसा वो 50 तक आएंगे जरा पक्का शरीर की जो एज की वजह से वहाँ पे पक्को दम मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होके वो 50 तक वो जो है बंद हो जाएंगे। ओके, तो मीनिंग में लिखा है आर्थो स्टार्ट्स एट 12, उसके बाद कंटिन्यूअस रेगुलर पीरियड्स होता है। ये नॉर्मल सी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पैथोलॉजी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और 50 तक जो है वो आप बंद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखें तो अकॉर्डिंग टू डेल्हना और एक रेफरेंस है यहाँ पे, तदार्थवम पंचशत ऊर्ध्वम
ओके, जरा पचीयमाना, यहाँ पे भी पचन के बारे में बोल रहा है, ऊपर पक्को बोला था, यहाँ पे पचीयमाना। ओके, धातूनां क्षयं याति शनै इति शोषः। क्या मतलब है? तदार्तवम मतलब जो आर्तव के बारे में बात कर रहे हैं हम, पंचशतम ऊर्ध्वम मतलब 50 के ऊपर जब हो जाएंगे, वहां पे जरा पचीयमाना, वहां पे ऊपर वाले श्लोक पे बोला था जरा पक्व, यहाँ पे भी मीनिंग तो वही है मगर अलग वर्ड यूज किया है, पचीयमाना। पचन क्या होता है? मेटाबॉलिज्म है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से चेंजेस है। वो किस चीज की चेंजेस करते हैं? धातु नाम क्षय, जो अपनी शरीर के धातु है उसकी क्षय हो जाते हैं, और याति शनई मतलब धीरे धीरे वो इति शोषः, वो शरीर की शोषावस्था में लीड करता है। मतलब एक आप डिसीज शोष के बारे में नहीं, धातु शोषण भी होता है, और जो शरीर एज रिलेटेड जो चेंजेस आ रहे हैं शरीर में वो भी रेफर कर रहे हैं। ओके, तो मीनिंग श्लोक देखो, तदार्थम पंचशत ऊर्ध्वं जरा पचीयमान धातूनां क्षयं याति शनै इति शोषः। ओके, ये डलहन के रेफरेंस है। तो इसमें ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक के हिसाब से जब हम देखेंगे तो आपको बताइए ये वात वृद्धि का एज है, जैसा हम वायो अहोरात्र उत्तरम जो अपनी क्लासिफिकेशन अष्टांग हृदय में आपने पढ़ा था, उसके हिसाब से वायो अहोरात्र मतलब वायस जो है जो स्टार्टिंग एज में कफ, देन पित्त, देन वात वृद्धि का टाइम है। तो जैसा जो ओल्ड एज है वो वात वृद्धि का ही टाइम है एक साइड से, बोथ मेल एंड फीमेल में, और फीमेल में ऊपर से क्या है उनका जो पीरियड्स बंद करने के लिए, या फिर जो आर्तव बंद होने की वजह से, अभी जैसे बोला था उनकी शरीर में क्षयावस्था चल रही है। तो आपको पता है जहाँ भी धातु क्षय भी होते हैं वहाँ भी वात वृद्धि होते हैं, और ऊपर से ये जो पीरियड है वो भी अलग से वात वृद्धि का ही एज है। ओके, तो वहाँ पे जनरल जो प्रोटोकॉल्स रहते हैं वो हम वात शामक आहार विहार करना चाहिए, उनको कोई भी ऐसे टाइप की मतलब खाना या ये, क्योंकि बॉडी भी उनका डेलिकेट भी रहेंगे और ऊपर से वात वृद्धि भी रहेंगे। और तो हमें बल्लिया और जीवनीय टाइप का मेडिसिन या फिर फॉर्मुलेशन देने से, रसायन थेरेपीज करने से, रसादी धातु जो है वो वर्धक मतलब उस टाइप की खाना जो इजीली डाइजेस्टेबल है, जो शरीर में जल्दी धातु पुष्टि वगैरह करे, उस टाइप की खाना हमें देना चाहिए। और ड्रग्स में क्या है, जैसा बला, अश्वगंधा, शतावरी, या वैसे भी जनरली आप लोग सुना होगा ये जो ड्रग्स जितने भी है ये जनरल टॉनिक में, जैसे शरीर के हमने अलग अलग टॉनिक्स वगैरह होते हैं उसमें भी, या फिर कोई टाइप का लेख वगैरह रहता है उसी में भी आपने ये नाम बहुत कॉमनली सुना होगा। ठीक है, भला जो है द बेस्ट वात शामक है, अश्वगंधा, शतावरी, ये लहसुन, शतपुष्पा, यष्टि मधु, ब्रह्मी, शंख पुष्पी। फिर लास्ट में जो है मेडिसिन ये देखिए ब्रह्मी एंड शंख पुष्पी वगैरह, क्यों? वहाँ पे ब्रेन एक्टिविटीज भी यहाँ पे मेंटेन रहना चाहिए, ताकि थोड़ा सा एज के हिसाब से जो मेमोरी वगैरह कम होते जा रहे हैं उनकी, जो ब्रेन एक्टिविटीज जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे ब्रह्मी एंड शंख पुष्पी भी दे सकते हैं। ओके, और उसके साथ में मेडिसिन के अलावा और क्या प्रोसीजर्स है, जब जैसा आपको पता है पंचकर्मा वगैरह जो भी है वो भी कुछ उम्र के बाद जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर रखा है। क्यों? क्योंकि 70 के बाद वगैरह शरीर काफी कमजोर रहता है, तो इस वजह से हमें हल्का और उस टाइप की ट्रीटमेंट करनी चाहिए जिससे थोड़ा सा शरीर में नरिशमेंट मिल जाए। शिरो पीचू, शिरोवस्ती, अभ्यंगा, स्नेह योनि पीचू। ओके, स्नेह योनि पीचू क्यों है वो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे, मॉडर्न रेफरेंस आएंगे तो। मेनोपॉज जो मॉडर्न कोरिलेशन है, तो इट्स द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ वुमेन्स लाइफ, जो आखिरी मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो होता है मेनोपॉज। मतलब किसी ने अगर पूछा कि कब हुआ था आपका मेनोपॉज, ओके, तो कोई पेशेंट को, तो इसके मतलब है कि आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ था। ओके, क्योंकि ये कभी पेशेंट एग्जैक्ट डेट नहीं बोल पाते, जैसे मेनार्के है तो वो बोल पाते हैं कि पिछले साल दिसंबर में हुआ था मेनार्के, और मेनोपॉज कभी भी एक डेट में या एक मंथ में नहीं बोल पाते, क्योंकि वो जो डिक्लाइनिंग स्टेज है वो धीरे धीरे होता है। मतलब कभी किसी किसी को क्या है क्वांटिटी वाइज कम होता है, मतलब धीरे धीरे पीरियड मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो कम होते होते आ रहे हैं, फिर लास्ट में स्पॉटिंग दिखेंगे, तो वो एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे मतलब हाँ मतलब कब होता है। ओके, या फिर किसी किसी में क्या है वो जो पीरियड है साइकिल जो है वो लंबे होते जाएंगे, जैसा नॉर्मली 28 डेज का जो पीरियड है वो धीरे धीरे 1 महीना या 2 महीने की गैप आएंगे, फिर 3 महीने की गैप आएंगे, किसी किसी को एक्सेस फ्लो हो जाएंगे। मतलब 2-3 महीने तक नहीं आएंगे, फिर सडनली अचानक से एक दिन मतलब कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएंगी। क्योंकि ये सब मेंस्ट्रुअल जो हॉर्मोन्स रिलेटेड हार्मोन जो है उसकी इरेगुलरिटी हो रही है, और उस वजह से जो आपको दिखेंगे ये
मिनिमम यहाँ पे बोला मिनिमम 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स जो है, अगर पीरियड्स नहीं आ गया या अमेनोरिया हो गया, तब उसको मेनोपॉज माना जाता है। क्योंकि अगर किसी ने बोल रहे, कोई लेडी आके बोले मुझे पिछले 3 महीने से मतलब पीरियड्स नहीं आया, तो वो भले 50 के ऊपर होगा, फिर भी हम वी कैन नॉट डिक्लेयर कि हाँ इनको मेनोपॉज हो गया। हम वेट करना होगा, हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होगा, और उनको 1 साल तक अगर नहीं आया तो बोलते हैं कि उनको मेनोपॉज हो गया। ओके, अगर कोई भी लेडी बोल रहे उनको 1 साल से पीरियड्स नहीं हुआ लास्ट 1 मंथ ईयर से, इट्स नॉट पैथोलॉजिकल, मैं बोल रहा हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ फिजियोलॉजिकली, जब जब उनको दूसरा कोई दिक्कत नहीं, जब उनका एज बराबर है, तो फिर हम उसको मेनोपॉज मानेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म थोड़ा ज़्यादा दिया था, तो फिर भी मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है एक्चुअली, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएंगे, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो बोल रहा हूँ। जो आपको जो हमने मेंस्ट्रुएशन की क्लास लिया था, उस टाइम ने हमने बोला था कि जो फॉलिकल्स है उसमें से सारे फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होता है। ओके, जो थ्रू आउट दी फीमेल रिप्रोडक्टिव जो लाइफ है, उसमें सेट ऑफ नंबर रहते हैं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ फॉलिकल जो है वही कंप्लीट मैच्योर होके वो ओवरी से रिलीज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसा लास्ट स्टेज होते होते प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है वो ओवरी में ऑलमोस्ट फिनिश होता है, मतलब जितना मेच्योरिटी हो रहा था, मतलब जो रेगुलरली होते आ रहा था, तो लास्ट में अट्रेशिया या फिर धीरे धीरे उसका क्वांटिटी जो है, नंबर जो है वो कम होते आएंगे। तो उसमें क्या है, जैसा ये कम होते जाएंगे तो फिर ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन जो है ओवरी से वो भी कम होंगे। ओके, तो ओवरी से जो ईस्ट्रोजन कम होंगे, बट शरीर में जो है एफएसएच जो है शरीर में वो क्वांटिटी ज़्यादा ही रहेंगे, तो वहाँ पे ईस्ट्रोजन कम है और एफएसएच जो है वो ज़्यादा रहेंगे, और फॉलिकल्स के नंबर जो है वो भी कम हो गया। तो वो एक टाइम होता है, तो वो जो पीरियड को बोलते हैं मेनोपॉजल ट्रांजिशन, मतलब जो नॉर्मल मेंसेस से हो रहा था या मेंसेस से मेनोपॉज की जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो। ओके, तो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपको शरीर में दिखेंगे, जैसे कि मैंने एक इमेज यूज किया है यहाँ पे, जैसे गूगल इमेज है, ये आपको बहुत सारे इसका एक्सप्लेनेटरी वीडियोस या एनिमेशन आपको गूगल में दिख जाएंगे, तो एक बार देख लो अपने इंटरेस्ट पे। तो क्या बहुत सारे सिम्टम्स होंगे आपको, हेडेक होगा, हॉट फ्लैशेस होगा, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हमने फिर से एक्सप्लेन किया है। तो इनकी हेयर जो है थिनर है, या फिर टीथ लूजन हो जाएंगे, गम्स जो है वो उसमें भी चेंजेस दिखेंगे, स्किन में चेंजेस दिखेंगे, ब्रेस्ट में चेंजेस दिखेंगे, ये बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के हिसाब से इमेज जो है वो जल्दी आपको समझ में आएंगे, इसलिए ये दिया है अलग से, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, मेनोपॉजल ट्रांजिशन में क्या क्या चेंजेस दिखेंगे, एक तो सोमैटिक एंड साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होगा, और इंक्रीज, जैसे हमने अभी बोला था, इंक्रीज इन एफएसएच लेवल होगा। ओके, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी तो होगा, पीरियड जो है वो लास्ट में आते रहते, रेगुलर नहीं रहेंगे, मगर आप ये जो सिम्टम्स में जब देखेंगे तो बहुत सारा उसमें सिम्टम्स है, और ये बहुत कम डिजीज है जहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट जो है एक्सप्लेन करते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है जैसे आयुर्वेदिक में हमने बहुत सारी कंडीशंस में हम बाया क्रोधा शोगा और ये जो इमोशनल चीज़ों को भी निदान में भी कभी कभी मान लेते हैं, या फिर अपनी डिजीज से इफेक्ट में भी हम मान लेते हैं, मगर एलोपैथिक डिजीज में हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना ज़्यादा जो नॉर्मल बॉडी डिजीज में, मतलब जो अपनी सोमैटिक डिजीज में हमें इतना साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने मिलता है, मगर ये एक ऐसा कंडीशन है, मेनोपॉज एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे इवन एलोपैथिक एक्सप्लेनेशन या फिर मॉडर्न एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी दिखेंगे। ओके, तो अभी सोच लीजिए अपने घर पे, ओके, आप लोग की सबके, हम सबके घर पे, जैसे जो एजेड लोग हैं, जो जैसे अपनी मम्मी या फिर अपनी दादी जो भी है, जो इस टाइम से जो मेनोपॉजल फेज से गुजर गया है, या फिर उनको जो एक्सपीरियंस हुआ है, तो ये अलग अलग होते हैं। ओके, क्योंकि इट्स डिपेंड्स कि उनकी क्या पहले से क्या हेल्थ स्टेटस है, पहले से क्या उनकी तब मतलब इंटरेक्शन कैसे है,
बहुत सारे केसेस हमने क्लिनिकली ऐसा देखा है। ओके, तो पेशेंट जो है आपके पास आएंगे मतलब और कुछ कंप्लेंट लेके, जैसा कि डॉक्टर मुझे नींद नहीं आ रही, या फिर मुझे जोड़ों में दर्द, या कुछ तो रीजन लेके आएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली, क्योंकि जब तक वो इस टाइप से एजुकेटेड नहीं है उनको मालूम भी नहीं रहते ये प्रॉब्लम जो है वो मेनोपॉज की वजह से हो रहा है। ओके, सबको पता है, क्योंकि पहले से जब हॉस्पिटल डॉक्टर्स नहीं थे तब से लेके मेनार्के मेनोपॉज के बारे में तो सबको पता है कि इसके बाद जो है शरीर में चेंजेस होते हैं, मगर एग्जैक्टली ये नहीं पता रहता कि अच्छा ये क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इनमें क्या क्या दिक्कत होते हैं उनके उनको। ओके, तो इवन जब अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट्स आता था अपने पास दूसरा कुछ डिसीज या कंप्लेंट्स बोल के, तो जब हम उनका एज देखते हैं, जब उनका सिम्टम्स देखते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं अच्छा आपका मेनोपॉजल चेंजेस, मेनोपॉज कब हुआ था, तो वो बोलेंगे अच्छा मतलब चालू है। ओके, तो फिर हमें ये सारे सिम्टम्स जो है एक बार सोचना होगा कि उनमें इतने सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब में सारे सिम्टम्स होना है, मगर बहुत सारे इसमें से पॉजिटिव रहेंगे। और इसमें डिफिकल्ट पार्ट है कि बहुत सारे लेडीज जो है ये फेस से एक्सपीरियंस कर रहा, मतलब वो कंप्लेंट या फिर डॉक्टर के पास नहीं आते हैं। उन्हें लगता है कि मतलब ये बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इमोशनल चीज़ें होते हैं। उन्हें कभी मूड स्विंग्स आता है, उन्हें कभी रोना आता है, गुस्सा आ जाता है, तो उन्हें लगता है कि घर पे कभी कभी मतलब चिड़चिड़ होने की वजह से लड़ाई भी होते हैं उनकी उनके किसी से, तो सब लोग उनसे उनकी आदत बदल गया, या फिर ये पहले ऐसा नहीं था। ये एक बहुत कॉमन सेंटेंस है आपको सुनने मिलेंगे, ये मम्मी होगा या फिर अपनी चाची जो भी है, तो बोलेंगे मम्मी पहले ऐसे नहीं था, अभी क्या हर चीज़ पे चिढ़ जाते हैं। हाँ, ये तो कभी आप लोग भी बोला रहेगा, या फिर अपने घर पे भी किसी ने बोला है, आपने सुना होगा, ये पहले इतना चिड़चिड़ नहीं थे और अभी ऐसा हर चीज़ पे गुस्सा करते हैं, हर चीज़ में ये होता है, क्योंकि एक एज के बाद उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं वो खुद नहीं मालूम होता है। और ये बीइंग मेडिकल स्टूडेंट आपको जानना चाहिए, और अपने आजू बाजू में जितने भी ये फेज से गुजर रहे हैं उनको आपको एजुकेट करना होगा। ओके, कि क्या चेंजेस होगी एक बार एनालाइज करो और उसको एजुकेट करो, ये सब जो है हार्मोन की वजह से होता है। ओके, और आपको पता है ईस्ट्रोजन जो है वो मतलब फीमेल को फेमिनिन क्वालिटी देते हैं ईस्ट्रोजन। ओके, उनकी हर चीज़, उनकी ब्यूटी, उनकी जो कैरेक्टर में जो सौम्य भाव है, उनकी जो बात करने का मतलब हर जो चीज़ आप एक फेमिनिन क्वालिटी बोलते हो ना, एक क्या बोलते हैं उसका हिंदी एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, तो वो जो फेमिनिन क्वालिटीज है वो ईस्ट्रोजन की वजह से मिल रहा है, तो वो कम होते होते वो थोड़ा सा रफ रफ हो जाता है। ओके, तो सिम्टम्स जो है क्लिनिकली क्या क्या सिम्टम्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे। वासोमोटर सिम्टम जो है हॉट फ्लैशेस, पेरिफेरल वासोडाइलेशन, स्वेटिंग एंड पैल्पिटेशन। आई होप आप लोग को ये वर्ड की मीनिंग मालूम है। इन केस अगर नहीं मालूम तो मैसेज कर लो, आई एक्सप्लेन। हॉट फ्लैशेस एक स्पेशल सिम्टम है जो आपको मेनोपॉज में देखने मिलेंगे। पेशेंट ये कंप्लेन करेंगे अचानक से, मतलब एक सेकंड, एक छोटी सी मतलब 2-3 सेकंड के लिए शरीर में ऐसा लगा कि बहुत जलन जैसा हो रहा है, और वो अपने आप कम भी होता है। किसी किसी को ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है, मतलब काफी देर तक वो उनको हर चीज में जो है गर्मी जैसा फील हो जाएंगे। ओके, तो ये और पेरिफेरल वासोडाइलेशन, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, ये सब आपको वासोमोटर सिम्टम्स दिखेंगे। और जनरल और यूरिनरी सिम्टम्स में ये वर्ड तो हमने पहले भी बताया था, डिस्पार्यूनिया मतलब जो है पेनफुल इंटरकोर्स, मतलब 50 के बाद जब या फिर मेनोपॉज के बाद जब उनका जैसा हमने बोला था ईस्ट्रोजन कम होते जा रहे हैं, तो वैसा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस दिखेंगे, जैसा उनका जो नॉर्मल जो लुब्रिकेशन वगैरह हो रहा था, या फिर नॉर्मल जो फ्लोरा था वहाँ पे वो डिस्टर्ब होंगे, और इंटरकोर्स जो है वो बहुत पेनफुल होंगे। और एट्रोपिक वजाइनिटिस सेम है, एट्रोपिक की मीनिंग आपको पता है, और यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट पेज पे उसका इमेज दे रखा हूँ। वजाइनिटिस वो भी टाइप का इन्फेक्शन है एट्रोपी की वजह से। ओके, और एंडोमेट्राइटिस, यूरिनरी अर्जेंसी, ये देखिए यूरिनरी अर्जेंसी मतलब उनसे यूरिन क्या है ज़्यादा देर तक रोका नहीं जाता है। आपको पता है फीमेल जो पेल्विक ऑर्गन्स है वो एक सस्पेंडेड ऑर्गन जैसा रखा है, जैसा यूट्रस है, उनकी ब्लैडर्स है, तो वो वहाँ पे वीकनेस होने की वजह से वो मसल्स थोड़ा वीक रहते हैं, और उनसे वो यूरिन ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहे। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ये क्या है इसमें, ये भी इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है या फिर स्टूल्स है। तो कभी खांसता क्या मतलब खांसी आने की वजह से, या फिर मतलब छींके होने की वजह से, कभी भी ऐसा
फिजिकल स्ट्रेन होने की वजह से उनकी जो है ब्लाडर या फिर जो भी स्पिंक्टर्स हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाते और इनकॉन्टिनेंसी उनसे अपने आप यूरिन निकल जाते हैं, कभी खांसते वक्त, कभी चीखते वक्त, या फिर ज़्यादा हंसते भी हो जोर जोर से तब भी किसी किसी का यूरिन निकल जाता है। वो इसी वजह से कि उनका मसल्स जो है उस एरिया का वो वीक हो गया। हाँ? और डिस्यूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन, कभी कभी यूरिनेशन भी उनको पेनफुल हो जाता है। तो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होता है, ये देखो इतनी सारे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स एक्सप्लेन किया है। एंग्जाइटी, हेडेक, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, डिमेंशिया एंड मूड स्विंग्स। बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, आप लोग तो सुना होगा हर जगह पे, पर इसकी एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है एक बार अपनी तरफ से दोबारा अपना अगर मेडिकल डिक्शनरी है आपके पास तो एक बार देख लेना, या फिर नहीं तो गूगल से देख लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर है पर माइनर डिफरेंस है, तो एक बार आप लोग आज की होमवर्क जैसा वो देख के एक आइडिया बना लेना। तो एक बार ये एक वर्ड में बोलना चाहता हूँ यहाँ पे डिस्पैरनिया। यहाँ पे हमने आयुर्वेदिक एक्सप्लेनेशन जब बताया था वहाँ पे हमने बताया था कि उनको एज के बाद जो है ये देखो सुरदोत्सव वर्जिता, सुरदा मीन्स जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स, उत्सव जो है वर्जिता, वो या तो फिर उनको उनसे नहीं हो पाता है या फिर अगर हो जाता है तो वो पेनफुल हो जाता है। ओके, तो यही बता रहे थे, उसका मॉडर्न और आयुर्वेदिक का थोड़ा सा यहाँ पे रिलेशन जैसा है। और एक है एट्रोपिक वेजाइनाइटिस। ओके, ये और फिर आपको कुछ जैसे सिम्टम्स है, और प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस ये भी आपको देखने मिलेंगे। आपको ये जैसे नॉर्मल है, इनका ब्लैडर है और ये यूट्रस है, ये कोलॉन है। ओके, तो ये जो यूट्रस पोजीशन में है या फिर देखो ये जैसे नीचे आ गया है। ओके, तो ये यहाँ पे महेंद्र सिर भी माइक बंद रखिए अपना। ओके, यहाँ पे जो है यूट्रस जो है प्रोलैप्स्ड है। ओके, तो पेशेंट आएंगे आपके पास ये बोल के कि मास पर वजन है, मतलब ऐसा लगता है कि वजन के अंदर कुछ मास है और यूरिन ब्लॉक हो जाते हैं कभी कभी। कभी मतलब ये एज में, ये एज अगर उनका 50 प्लस है या फिर मेनोपॉज़ल एज है तो आपको, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो आपको ये देखना होगा कि भले वो प्रलाप तो नहीं है। ओके, और ये सेनाइल एट्रोपी जैसे एज के हिसाब से जो चेंजेस होते हैं, और सेनाइल वजाइनाइटिस, जो ये देखो ये वजाइना के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होना चाहिए, नॉर्मल जो टेक्सचर होना चाहिए, ओके, वो मिस हो जाता है। जैसे एस्ट्रोजन नहीं है, फिर वहाँ पे आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होने के लिए बहुत सारा चांसेस ज़्यादा होगा। ओके, और इसी वजह से इंटरकोर्स जो है वो पेनफुल भी होगा और रिकरेंट इन्फेक्शंस होने के लिए भी चांसेस है। ओके, तो इसको सेनाइल एट्रोपी भी बोलते हैं। ओके, अदर सिम्टम्स क्या है, ओस्टियोपोरोसिस एंड बैक पेन। ओस्टियोपोरोसिस आपको पता है जैसे हड्डी जो है उसमें नॉर्मली जब हम बोन जो है उसमें एक डेंसिटी रहता है कैल्शियम वगैरह, वो कम होता है, और कम होने की वजह से बॉडी जो है पोरस, सॉरी बोन जो है पोरस जैसे होते हैं, मतलब हल्का हो जाता है, कमजोर हो जाता है और कभी भी वो ब्रेक हो सकता है। तो ये ओस्टियोपोरोसिस और बैक पेन, ये चीज दो चीज जो है कि पेशेंट आपके पास आ जाएंगे क्लिनिकली तो आपको इस चीज से सारी हिस्ट्री उसमें पूछना चाहिए। और ये एज में और भी कुछ जैसे डिजीजेस है, मेनोपॉजल सिंड्रोम, लेट मेनोपॉज। ओके, या फिर सेनाइल वजाइनाइटिस, अभी जैसे मैंने ऊपर लिखा था ये सेनाइल वजाइनाइटिस है। ओके, ये भी एसोसिएटेड सिम्टम्स है या फिर इसी एज का प्रॉब्लम्स है। यूट्राइन प्रोलैप्स वो भी दिखाया था, और कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, ये सब होने के लिए चांसेस है। ओके, यहाँ पे देखिए जैसा हॉर्मोन्स बंद हो गया तो लेडीज की जो बॉडी है वो काफी वल्नरेबल होते हैं ये सब चीजों के लिए, जैसा कार्सिनोमा होने के लिए चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ओके, और आपने कभी देखा होगा जो जिनका मतलब डिलीवरी नहीं हुआ, ओके, तो उनमें भी कभी कभी ब्रेस्ट या सर्विक्स की कार्सिनोमा होने के लिए भी थोड़ा सा चांसेस ज्यादा देखने मिलते हैं। ओके, तो ये वो डिजीज है जो इसी एज में, इसके अलावा और क्या हो सकता है। ओके, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस में जैसे हमने बोला था डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, ये सब वर्ड बहुत छोटा है मगर इन इफेक्ट में आपको बहुत ही
मतलब क्लिनिकली बहुत एविडेंट दिखेंगे, एंग्जाइटी दिखेंगे, लॉस ऑफ लिबिडो, लिबिडो मतलब उनको जो सेक्सुअल पावर है, वो सेक्सुअल डिजायर है, ये सब चीजें उनमें बंद हो जाएंगी। तो कभी हस्बैंड्स क्या है, मेल्स में क्या आपको पता है, मेल्स में सेक्सुअल पावर में कोई 50 के बाद या फिर मतलब नॉर्मली इतना चेंजेस नहीं होते हैं। तो मे बी द मेल पार्टनर वांटेड टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, मगर फीमेल की जो ये दिक्कतें, कभी वो कभी कभी क्या होता है, जो फैमिली है जहाँ पे ओपनली बात नहीं होता है, तो वो नहीं बता पाते या फिर नहीं बताते। तो फिर हस्बैंड जब या फिर पार्टनर, मेल पार्टनर जब इंटरकोर्स में ट्राई करते हो, तो इट विल बी वेरी पेनफुल, जैसे हमने ऊपर बोला था डिस्पैरिनिया, इसकी वजह से पेनफुल बहुत होगा और उनमें इन्फेक्शंस होने के लिए चांसेस बहुत होंगे। नॉर्मली जो फीमेल वजेनल कनाल जो है वो एट इज प्रिवेंटेड, कि उसमें बहुत सारी लुब्रिकेशंस, बहुत सारी हॉर्मोन्स की प्रोटेक्शन है, मगर वो सब नहीं होते, इस वजह से उनमें ये सारी चीज़ें, मतलब सेक्सुअल पावर कम हो जाता है, इंटरेस्ट कम हो जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि कमज़ोर, एक तो कमज़ोर होने की वजह से मतलब बॉडी एंड माइंड की बहुत सारे दिक्कत होते हैं। तो इट्स ए वेरी वेरी क्लिनिकली एविडेंट एंड वेरी, हर जो लेडी जो है इस फेज से पास होते जाते हैं। तो कभी कभी वो बताते हैं, कभी नहीं बताते, कि घर पे ऐसा कभी माहौल नहीं बनता है, मतलब वो दूसरे से डिस्कस करे, अपने बच्चों से डिस्कस करे। तो आफ्टर ए पर्टिकुलर एज घर पे जैसे ओपनली बात होनी चाहिए, ताकि कभी कभी मेडिकल असिस्टेंस इसमें चाहिए रहता है, तो उनको कभी बताएंगे नहीं तो मेडिकल असिस्टेंट तक बात नहीं पहुंचेंगे, वो सब सोचेंगे कि हाँ ये इनमें, इनकी आदत में, इनके कैरेक्टर में कुछ चेंजेस आ गया। ओके, तो ये इट्स ए वेरी कंफ्यूजिंग डिसीज। तो आपको अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे केसेस मिलेंगे, या फिर अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में बहुत सारे में से देखने मिलेंगे। तो आपको बस वो प्रॉपरली असेस करना है, क्या क्या सिम्टम्स हमने अभी बोला था, और ट्रीटमेंट में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हमने बोला था ऑलरेडी, एंड एलोपैथिक के हिसाब से वन मोर वेरी मेजर ट्रीटमेंट की हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके, आई डोंट नो कि आज की क्लास में हम खत्म कर पाएंगे। लेट्स सी, 10 मिनट्स है, मैं जल्दी बोलते जाऊंगा, अगर आप लोग पढ़ लेना और डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ईस्ट्रोजन, मेजरली ईस्ट्रोजन यूज करते हैं, या फिर रिप्लेसमेंट, वर्ड से पता है हो रहा है ना आपको, HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब बॉडी में हार्मोन कम हो गया तो उसको रिप्लेस करने जा रहा है। ओके, तो इससे क्या है, और जो अपना जो भी हमने कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बोला था, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, CVD हो गया, ये सब कम करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वो हेल्प करेंगे। इंडिकेशन क्या है, एक तो अगर ओवेरियन डिसफंक्शन है, कोई भी लेडी अगर जिनमें पहले ही ओवेरियन डिसफंक्शन हो गया, या फिर प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो गया, मतलब नॉर्मल एज आपको पता है 50 या 55 प्लस, वो किसी में क्या होता है, कभी कभी पैथोलॉजिकली ये जल्दी हो जाता है, मतलब 35-40 में हो जाता है। बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे जिसमें जब हम बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उनकी उनकी बहुत सारी दिक्कत होंगी, मतलब पेन या फिर डिस्टरबेंस, नींद, ये सब इश्यूज होंगे। हम सब जब हिस्ट्री लेते लेते जब हम उन्हें पूछेंगे कि जब हम मेनोपॉज के बारे में या फिर उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछें, कभी कभी बोलते हैं कि हाँ 35 में हुआ था या 40 में हुआ था, और उनके बाद जो उनकी पीरियड होता है 15 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद जब वो अपने पास आते हैं, तो तब तक उनमें बहुत सारे सिस्टमिक डिसीजेस जो है डेवलप हुआ रहेंगे, और ये मेन एक कोर्स रहता है ये जो प्रीमेच्योर मेनोपॉज, और किस जिनमें बोन मिनरल डेंसिटी कम रहता है। ये नाम तो आप लोग BMD तो बहुत कॉमनली सुना होगा आजकल, जैसे बहुत सारे मेडिसिन होते हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस ये सब कंट्रोल करने के लिए, तो BMD टेस्ट जो है बहुत कॉमनली करते जाते हैं आजकल, तो जिनमें पहले से BMD कम है, क्योंकि उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के लिए चांसेस है, या फिर किसी को ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हुआ है, मतलब हड्डी जो है कमजोर होने की वजह से फ्रैक्चर हुआ है पहले, तो उनमें भी हम ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, एंड प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट, इट्स जस्ट पॉइंट्स है, आप बस सुनते जाइए। तो इनकेस अगर एग्जाम में पूछे या फिर अपनी और नॉलेज के लिए बस देखिए, डायरेक्टली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी उनमें हिस्ट्री, हमें सारे हिस्ट्री डिटेल्स पूछना है, सिम्टम्स सारे क्या हुआ था उनका, सेक्सुअल लाइफ उनकी, या फिर उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ के बारे में सारी चीज़ें पूछना है, पास्ट और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री पूछना चाहिए, कार्सिनोमा की कोई फैमिली हिस्ट्री,
सर्विक्स की या फिर ब्रेस्ट की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कोई कार्सिनोमा हुआ, ये हमें पूछना चाहिए। जितना भी है उनकी फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस क्या क्या होते हैं उनको, वो हमें डिटेल हिस्ट्री है बहुत डिटेली पूछना चाहिए यहाँ पे। एग्जामिनेशन में हम सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और उनके प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें हम प्रॉपरली एग्जामिन करना चाहिए। ब्रेस्ट, पेल्विक एंड एब्डोमिनल, और स्मीयर निकालना है, जैसे सर्विकल एंड वजाइनल स्मीयर निकालना है, सारी टेस्ट करना होगा। क्योंकि इसमें जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहते हैं। ओके, क्योंकि वो नीचे बता रहा हूँ जैसा। और हमें इन्वेस्टिगेशंस भी करना चाहिए उनका। मैमोग्राफी आपको पता होगा, जो उनकी ब्रेस्ट में अगर कोई लम्स या फिर कोई ग्रोथ या ये सब देखने के लिए मैमोग्राफी करते हैं। यूएसजी अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग जो है वो करते हैं। हार्मोन प्रोफाइल क्या कौन सी हार्मोन की एग्जैक्ट कितना कमी है वो देखने के लिए हार्मोन प्रोफाइल करते हैं। लिपिड प्रोफाइल भी आपको पता होगा, उनकी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारी चीज़ें क्या लेवल पे है वो देखेंगे। एलएफटी देखेंगे, एलएफटी भी ज़रूरी है क्योंकि मेडिसिन जो भी बाहर से मेडिसिन आएंगे ऑब्वियसली वो अपनी बॉडी फिल्टर तो करना चाहिए। तो लिवर फंक्शन कैसे है वो देखेंगे, कोएगुलेशन टेस्ट करेंगे। इसके बाद इसमें जो कुछ टाइप्स रहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एचआरटी की, कभी ओनली ईस्ट्रोजन की यूज़ करते हैं, कभी ओनली प्रोजेस्टेरोन, या फिर कंबाइंड भी यूज करते हैं, या फिर ईस्ट्रोजन एंड्रोजन की कॉम्बिनेशन है वो भी यूज करते हैं। ओके, तो ये अलग अलग उसमें टाइप्स होते हैं। और रिस्क क्या है यहाँ पे देखिए, ये मेन है। ओके, तो रिस्क एक यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर देख लो। तो डिजीज भले उनका सिम्टम्स, क्योंकि हमने बहुत सारे सिम्टम्स बताया था कि ये डिजीज में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, अगर उन्हें वो ज़्यादा ट्रबलसम लगे, जैसा सेक्सुअल लाइफ वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनको कभी कभी, या फिर इन्फेक्शन अगर रिकरेंट होते जा रहे हैं, या फिर उनको जैसा ये देखो हमने इंडिकेशन में होता फ्रैक्चर की हिस्ट्री है, या फिर कोई मेच्योर मेनोपॉज से अगर उनमें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, तब हम ये इंडिकेट करते हैं। हमारे ये सारे टेस्ट वगैरह, हमने इतना टेस्ट एग्जामिनेशन क्यों बोला, हिस्ट्री इतना डिटेली लेना है, एग्जामिनेशन सारे करना है, इन्वेस्टिगेशन सारे करना है। हमें देखना है कि पहले से कोई उनको कैंसर की ग्रोथ वगैरह नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, शरीर में कोई भी लंप वगैरह नहीं है। ये सब इसलिए देखते हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्क ऑफ एचआरटी है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, रिस्क ऑफ कैंसर है यहाँ पे एचआरटी में। तो बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स देखो, इसलिए जो लोग करना चाहते हैं, ये वजेनल एट्रोपी, जो भी वजेनल की एट्रोपी जो है, वह एट्रोपिक जो सेनल एट्रोपी वगैरह है वो क्योर करेंगे, चांस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस कम करेंगे, उनकी मेमोरी और नर्वस सिस्टम जो है वो बूस्ट अप करेंगे, उनकी रिस्क ऑफ सीवीडी जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का भी, वो भी कम करेंगे। इरिटेबिलिटी और फटीग देखो, यहाँ तक कि उनकी साइकोलॉजिकली भी उन्हें इससे फर्क होंगे, क्योंकि जो हार्मोन नहीं था और जो बंद होने की वजह से ये सारी सिम्टम्स डेवलप हो गया, वो दोबारा इसके सप्लीमेंट से वो सारे ठीक हो जाते हैं। ठीक है, जब इतने चीज से ठीक होने की चांसेस है, तो साथ साथ में यहाँ पे कैंसर का भी चांसेस है, अगर हम प्रॉपरली या फिर ये एग्जामिन या फिर बॉडी एग्जामिनेशन वगैरह ठीक से नहीं करेंगे, तो यहाँ पे चांसेस ऑफ कैंसर भी है। ओके, अगर कोई पेशेंट में हमने चेक किया मगर उनमें अगर दिख गया कि हाँ इनमें ये नहीं कर सकते, मतलब एचआरटी जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है कैंसर वगैरह, तो हम क्या करेंगे, उनको एडवाइस दे देंगे। आजकल की जैसे मॉडर्न मम्मीज है तो उनमें रिड्यूस स्मोकिंग या फिर अल्कोहल वगैरह यूज करते हैं तो वो कम करने बोलेंगे, एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे, डेली कैल्शियम सप्लीमेंट जो है 1000 mg मिनिमम डोसेस डेली देंगे, ताकि जो ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह जो है वो मेंटेन रहेंगे, उसे उसकी जो इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे। और डाइट में काफ़ी हमें बैलेंस देखना होगा, और किस टाइप की एक डाइट में एक है, देखिए ये तो फाइटो ईस्ट्रोजन करके कंटेंट है जो यूज करना चाहिए, और वो सबसे ज्यादा जिससे स्टडीज हुआ था और उसमें सोयाबीन में सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये जो है सोयाबीन में एक तो फाइटो ईस्ट्रोजन भी है, साथ साथ में ये ब्रेस्ट कैंसर वगैरह कम करने के लिए या फिर उसकी चांसेस है वो भी कम करते हैं। उसके अलावा विटामिन B6 और
मैग्नीशियम वगैरह जो है वो एंग्जाइटी को कम करता है। विटामिन B12, थायमिन, नियासिन जो है वो नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर वो HRT के लिए जाते हैं तो उनको ये करने की ज़रूरत नहीं, वो सारे उसी से ठीक हो जाता है। जब वो कोई पेशेंट उसके लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब वो फिट नहीं है, तो हम ये सब चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब एंग्जाइटी को कम करने के लिए, नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए, और फिर उनकी एस्ट्रोजन की लेवल है वो थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए हम देख सकते हैं। और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स एज ए लास्ट ऑप्शन, डायलिटेशन एंड क्यूरेज आपने सुना होगा। जो सर्जिकली डायलेट करते हैं वजन और क्यूरेज करते हैं। हिस्टेक्टमी कभी ज़रूरत पड़े कि कहीं कोई ग्रोथ वगैरह दिख गया तो हिस्टेक्टमी। एंड एंडोमेट्रियल अब्लेशन, ये भी एक प्रोसेस है जहाँ पे एंडोमेट्रियल मतलब जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर जो है वो स्क्रैप आउट जैसा करते हैं, वो निकाल देते हैं। क्यूरेज जैसा ये अब्लेशन अलग से एक प्रोसीजर है जिसमें ये कम्प्लीटली निकाल देते हैं, ताकि किसी में अगर एक्सेस ब्लीडिंग वगैरह होगा, अपने जैसा मैंने बोला था मेनोपॉज अलग अलग पेशेंट में अलग अलग क्लिनिकली सिम्टम्स लेके आएंगे। किसी किसी में स्पॉटिंग हो जाएंगे, ब्लीडिंग बंद होकर स्पॉटिंग हो जाएंगे, किसी किसी में ब्लीडिंग बढ़ जाएंगे, या फिर एक्स्ट्रा ग्रोथ वगैरह होने की चांसेस है, तो वो टाइम में हम सर्जिकली जा सकते हैं। मतलब नॉर्मली ये ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट अगर पेशेंट कंप्लेंट बढ़ गया तो वो सर्जिकली मैनेज होता है। ओके, दैट इज ऑल अबाउट menopause and its management. Okay, HRT. I hope it's clear. Any doubts? कोई भी डाउट या कोई पॉइंट जैसा है कि जो क्लियर नहीं हुआ, तो PDF मैंने आपको शेयर किया है व्हाट्सएप में, देख लेना। सारी थोड़ा कुछ इमेजेस भी डाला है ताकि आपको जल्दी समझ में आ गया। ओके, तो जैसा मैंने बोला ये एक ऐसी डिजीज है जहाँ पे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस को भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस दिया है। नॉर्मली एलोपैथिक कंडीशंस में माइंड या उसकी फंक्शंस को इतना अलग से एक साइकाट्रिक डिजीज ही मानता है, और नॉर्मली ऐसा कभी नहीं मानता कि वो फिजियोलॉजिकल कोई कंडीशन में या फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन में माइंड भी इतना इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, कभी आई डोंट नो कि आप लोग भी कभी इस चीज़ को इतना सीरियस समझा था कि मेनोपॉज में इतनी सारी दिक्कत अपनी घर की जो भी मम्मी हो या फिर अपनी पेरेंट्स हो या फिर अपने पेशेंट्स हो, जो भी है उनमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये हम जब तक ये पढ़ाई नहीं होगा तब तक नहीं सोचे होंगे। तो देखो इसमें क्लिनिकल पॉइंट ये है कि पेशेंट आपके पास और कुछ पॉइंट्स लेके आएंगे, वो डायरेक्टली शायद ये नहीं जानते होंगे अच्छा ये सारी चीज़ें मेरे हॉर्मोन्स की वजह से हो रहे हैं, तो ये सारी मेरा मेनोपॉज की वजह से, ये शायद कभी कभी वो नहीं जानते। तो वो और कुछ पॉइंट लेके आएंगे, तो आपको उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री वगैरह जब निकालेंगे तो आपको डिटेल ही पूछना है कब है कैसे है। ओके, और कब बंद हो गया था, इमोशनल स्टेटस कैसा है, या फिर उनके साथ में अगर कोई आया तो उनसे भी पूछना होगा ये पहले कैसे थे, आजकल कुछ ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, कुछ चिड़चिड़ हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनसे पूछना होगा। उनकी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप पे जो भी चीज़ें वो हमें जानना चाहिए, तब जाके हम उनको समझा सकते हैं। और बहुत सारे टाइम ऐसा हुआ है, हमने जब पेशेंट को बोला कि आपको मेनोपॉज की वजह से हो रहा है, ये आपकी नॉर्मल थिंग है, ये सारी लेडीज़ को होता है, तो वो बोलते हैं क्या डॉक्टर आप मेरा हस्बैंड और बच्चे को भी ये समझा सकते हो क्या, क्योंकि एजुकेटेड, काफ़ी एजुकेटेड होने के बावजूद भी आज भी अपनी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसा फैमिली है जिसमें ये सारी चीज़ें ओपनली नहीं बात करते हैं। तो वो जब तक कोई डॉक्टर नहीं बताएंगे तो वो चीज़ को मानते नहीं, और या फिर उनको मालूम ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, हर चीज़ पे इनसे और गुस्सा करेंगे कि पहले ऐसा नहीं था अब ऐसे क्यों है, पहले ऐसी छोटी छोटी चीज़ पे नहीं बोलते थे अब हर चीज़ पे वो चिढ़ने लगे। जैसे सेक्सुअल लाइफ में हो गया, अगर पार्टनर जो है वो भले चाहते होंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए, मगर इनसे नहीं हो पाता है, क्योंकि इनका जो है वजेनल एट्रोफी है, वजेनल चेंजेस है, सेनल चेंजेस है। ओके, आईटी से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। तो जो पार्टनर है उनको ये सारी चीज़ें समझना होगा, और ये ऐसे कुछ पेशेंट है जिनमें आपको काउंसलिंग का भी थोड़ा काम आ जाए, और घर पे भी उनकी घर वाले को भी समझाना चाहिए। ओके, आई होप दैट्स इनफ। एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, ओके,